Hello everyone, welcome back to business classes and learning of business studies of class 11th. So prior to this tutorial, I had introduced chapter number 2, that is forms of business organization. So wherein I covered sole proprietorship as the first form of business organization. So for today's tutorial, I will be covering all aspect or all the concepts related to second form of business, that is your partnership business. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है. सो डू रिमेंबर दिस कि जो भी लिमिटेशन आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में पढ़ी या अंडरस्टैंड करी, जो कि मैंने कवर करी हुई है अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में. वही फ़ायदे या वही एडवांटेज है आपके पार्टनरशिप बिजनेस के, जो कि लिमिटेशन है आपके सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि पार्टनरशिप एक्चुअल में होता क्या है. So herein I've mentioned partnership is an association of two or more individuals, which means जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो सोल ट्रेडरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है वहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल ओनर होता है जो कि अपने आप मैनेज करता है, कंट्रोल करता है या फाइनेंस को एक्यूमुलेट करता है अपने एंड से एंड एक बिजनेस को स्टार्टअप करता है. सेम वे में जो पार्टनरशिप है वो भी एसोसिएशन है, बट एक एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब साथ में मिलके एक कमर्शियल एक्टिविटी के फॉर्म पे एक बिजनेस को इनिशिएट करते हैं तो डेफिनेटली ये पार्टनरशिप कहलाता है. पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहेगा कि जो पार्टनरशिप होती है ऑफ कोर्स उसमें इन्वॉल्वमेंट दो से ज़्यादा लोगों का होता है या दो से ज़्यादा लोगों का होता है, तभी जाके इसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं. बिकॉज नंबर ऑफ पार्टनर्स जब साथ में मिलके काम करेंगे तो ही वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाया जाएगा. At the same time, they provide capital investment, which means जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस में साथ में मिलकर काम करने को रेडी होंगे, वो सारे पार्टनर्स चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी पार्टनर्स होंगे डेफिनेटली वो यहाँ पे कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे और अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के एफर्ट करेंगे. एट द सेम टाइम जितने ज़्यादा लोग साथ में काम करते हैं उतना ही ज़्यादा माइंड या उतना ही स्पेशलाइज स्किल्स भी साथ में काम कर रहा होता है. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मैनेजरल एबिलिटीज़ होती हैं वो फार बेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू योर सोल ट्रेडरशिप. इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पार्टनरशिप बिजनेस का, दैट इज़ जो पार्टनरशिप बिजनेस होती है वो अटमोस्ट गुड फेथ के ऊपर टिकी होती है. विच मीन्स जो आपके पार्टनर्स हैं आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, यू हैव द फेथ फैक्टर ऑन योर पार्टनर. दैट इज़ द मेजर रीज़न कि आप उनके साथ बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए रेडी होते हो, प्रिपेयर्ड होते हो. इसके साथ साथ एक चीज़ और अंडरस्टैंड यहाँ पे हमें करनी है कि जैसे हमने पढ़ा था सोल ट्रेडरशिप के बारे में कि कोई भी लीगल एक्ट उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड या इम्पोज नहीं है. यहाँ पे सोल ट्रेडर वॉज वेरी मच फ्री कि उसको कब बिजनेस को स्टार्टअप करना है, कब वाइंड अप करना है, कब क्लोज डाउन करना है, कब शट डाउन करना है, वो उसका कॉल या उसका डिसीजन होता था. बट जब हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसके ऊपर एक लॉ इनैक्टेड है, एक एक्ट इम्प्लीमेंटेड है, एंड दैट एक्ट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, विच मीन्स दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो भी गवर्न करता है, जो भी चीज़ें स्पेल आउट करता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में, वो एग्जैक्टली आपको कैरी आउट करनी होगी, तभी जाके आप पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस नाउ. सबसे पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन. तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी दैट कि अगर हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बारे में, कितने लोगों से मिलके पार्टनरशिप बिजनेस बनती है, तो ऑफ कोर्स जो मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ऑफ कोर्स 2. बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस में अगर आपको किसी और के साथ मिलके काम करना है तो आपके अलावा एक और इंसान की ज़रूरत होगी, तो 2 पर्सन इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट. बट एट द सेम टाइम अगर हम मैक्सिमम नंबर की पर्सन की बात करते हैं, सो इट वुड बी 10 इन द केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन द केस ऑफ नॉन बैंकिंग बिजनेस. मतलब अगर आप बैंक को बिजनेस के फॉर्म पे स्टार्टअप करोगे, सो 10 पर्सन वुड बी द मैक्सिमम लिमिट जो कि रिक्वायर्ड होगी, एंड 20 इन द अदर काइंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. बट यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये भी है कि जब कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ था इन ईयर 2013, वैसे तो कंपनीज एक्ट सबसे पहले इम्प्लीमेंटेड हुआ था और स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1956, बट फर्दर उसको अमेंड किया गया था, चेंज किया गया था, मॉडिफाई किया गया था, कुछ नए क्लॉजेस उसमें एडअप किए गए थे. तो उस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली ये सजेस्ट किया गया था कि अप टू 100 कुड बी द मैक्सिमम नंबर जो कि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर अग्रीमेंट. अग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है
वो बेसिकली एक कंसेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है या टिकी हुई होती है। अगर हम इस फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में बात करें, इट इज़ समवॉट अ म्यूचुअल काइंड ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, जो कि पार्टनरशिप बिजनेस में अपनी मर्जी से एंटर करना चाहते हैं। सो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में एक अग्रीमेंट होगा दैट इज़ म्यूचुअल इन नेचर ऑफ कोर्स। एंड ये जो अग्रीमेंट है दिस कुड बी ओरल और इन राइटिंग। या तो ओरल, अगर आप कॉन्वर्सेशन करके आपने अपने पार्टनर्स के साथ सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जिसके अकॉर्डिंग या जिसके ऊपर आपकी पार्टनरशिप बिजनेस डिपेंडेंट होगी या टिकी हुई होगी, वो भी आप कर सकते हो। या सो एज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, तो आप क्या कर सकते हो कि राइटिंग में भी इसको आप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन जो जो एग्रीमेंट होगा वो जो होगा वो राइटिंग में भी हो सकता है। सो दिस इज़ द मेजर रीज़न कि जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। ऑल्दो यहाँ पे जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न होता है और इसके प्रोविजंस और नॉर्म्स को डेफिनेटली आपको पूरा करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, सो एज टू गिव स्टार्ट टू योर बिजनेस और टू शट डाउन योर बिजनेस। बट यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस बहुत इजी इसीलिए भी है क्योंकि ये एक फॉर्मल काइंड ऑफ अग्रीमेंट के साथ भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। अगर आपके पार्टनर्स आपके साथ काम करने को तैयार हैं तो डेफिनेटली आप ओरल के फॉर्म पे या रिटन के फॉर्म पे एक अग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हो एंड आप स्टार्टअप कर सकते हो अपना पार्टनरशिप बिजनेस। बिकॉज जो रजिस्ट्रेशन है ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस विद द रजिस्ट्रार वो भी यहाँ पे कंपल्सिव नहीं है। एज पर द लॉ और एज पर द एक्ट, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो ये बोलता है कि जो रजिस्ट्रेशन है आपके पार्टनरशिप बिजनेस की वो भी करवाना कंपल्सिव नहीं है। इफ़ यू वांट तो ऑफ कोर्स आप करवा सकते हो, अगर आपको नहीं करवाना तो आप नहीं करवाओगे, वो आपकी चॉइस रहेगी। बट डेफिनेटली अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो अपने पार्टनरशिप बिजनेस का तो जो लीगल एडवाइस या लीगल मैटर्स होंगे दैट हैज़ टू बी रिजॉल्व बाय द मीन ऑफ कोर्ट। आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट या एनी अदर मेंबर के अगेंस्ट या पार्टनर के अगेंस्ट आपको यहाँ पे जो लीगल मैटर्स होंगे उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। वेराज अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाई है तो म्यूचुअली आपको सबको सेटल डाउन करना पड़ेगा अपने आप के अकॉर्डिंगली, अपने साथ जितने पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करके। नेक्स्ट इज़ योर लॉफुल बिजनेस, विच मीन्स दैट कि जो भी पार्टनरशिप बिजनेस आप स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हो या करते हो तो डेफिनेटली दैट हैज़ टू बी परफेक्ट इन द आइज ऑफ द लॉ। विच मीन्स परफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होगी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है बाय द लॉ ऑफ द लैंड। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। सो यहाँ पे मेंशन है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। सो यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो उनके पास एक सुप्रीमेसी है, एक फ़ायदे का एडवांटेज है, जो कि क्या है कि जो पार्टनर्स हैं आपके पार्टनरशिप बिजनेस में, जितने भी पार्टनर्स होंगे डेफिनेटली सबके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। एंड ऑफ कोर्स आपको कोई भी डिसीजन अगर लेना है अपने बिजनेस के लिए तो यू हैव टू कंसेंट द पार्टनर्स जो कि आपके साथ रिलेट करते हैं। अगर आप में से कोई एक पार्टनर अगर एब्सेंट है या दो पार्टनर एब्सेंट है किसी भी जनरल मीटिंग में या जनरल डिस्कशन में, तो ऑफ कोर्स ये भी चीज़ बोली गई है कि जो पार्टनर एब्सेंट है उसके बिहाफ पे भी बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे जो प्रेजेंटेड होंगे उस मीटिंग में या डिस्कशन में, वो यहाँ पे उनके बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं। सो पार्टनर्स की लाइबिलिटी यहाँ पे जो होगी दैट वुड बी योर अनलिमिटेड और योर जॉइंट। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइबिलिटी क्या है। लाइबिलिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइबिलिटी इज़ ऑल अबाउट ऑब्लिगेशन टू पे। जहाँ जहाँ से आपने पैसों को बोरो किया होता है, जो पैसे आपके खुद के नहीं होते या डेप्ट होता है, ऑफ कोर्स आपको उसको रीपे करना होता है। जो पार्टनर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी, विच मीन्स ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली एज वेल एज इंडिविजुअली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ योर business liabilities. So jointly each partner contributes towards business liabilities in proportion to their share in the business. However, if required, a partner may individually have to pay for business liabilities more than other, but the excess paid can always be recovered from other partners as per the terms defined in partnership agreement. सो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बनता है लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, डेफिनेटली आपको अपना तो हिस्सा देना ही देना पड़ेगा। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एज़ पर द नॉर्म्स के पार्टनर्स जो होंगे उनसे जॉइंटली भी मांगा जा सकता है पैसा, सो एज टू पे आउट द बिजनेस लाइबिलिटीज़। So point number 6 is your mutual agency. So every partner is an implied agent of other partners
and of the firm, every partner is liable for acts performed by other partners on behalf of the firm. जैसे कि मैंने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल वाले सेगमेंट में कि यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स अवेलेबल होंगे पार्टनरशिप बिजनेस में, ऑफ कोर्स वो डिसीजन मेकिंग को होल्ड करते हैं या अथॉरिटी को पोजेस करते हैं कि वो यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं एंड दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. बट अगर यहाँ पे इफ़ आई एम नॉट प्रेजेंटेड टुडे एज एज अ पार्टनर, अगर मैं किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप में होल्ड करती हूँ एज अ बिजनेस, तो डेफिनेटली अगर मैं किसी दिन प्रेजेंट नहीं हूँ तो मेरे बिहाफ पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो डिसीजन ले सकते हैं, बट ऑफ कोर्स दैट हैज़ टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड. नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी, विच मीन्स दैट अगर लैक ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो बिजनेस का सर्वाइवल किस एक्सटेंट तक सर्वाइव करेगा या रिमेंड रहेगा या इंटैक्ट रहेगा, उसके बारे में ये पॉइंट है. सो फर्म्स एग्जिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय द डेथ, ल्यूनेंसी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर. इट सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ कंटिन्यूटी. अज्यूम करिए कि 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं. सो उस पार्टनरशिप बिजनेस में जो अग्रीमेंट हुआ है, विच मीन्स जो तीनों ने अपने साथ बैठ के टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड किया है या नॉर्म्स को डिसाइड किया है जिसके ऊपर पार्टनरशिप डिपेंडेंट होगी या टिकी हुई होगी, तो उसमें से अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, सो जब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप बिजनेस तो 3 लोगों के बीच में था ना, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, वो जो पार्टनरशिप बिजनेस होगा उसको ब्रीच किया जाएगा, तोड़ा जाएगा एंड न्यू पार्टनरशिप बिजनेस जो होगा वो स्टार्टअप किया जा सकता है बिटवीन द रिमेनिंग 2 पार्टनर्स. एंड एट द सेम टाइम अगर किसी को और एडअप करवाना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नया पार्टनर की फॉर्म पे, तो ऑफकोर्स उसको भी एडअप करवाया जा सकता है. विच मीन्स कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो बीमार हो जाता है, कोई सीरियस इलनेस हो जाती है या वो बैंकरप्ट हो जाता है, सो इस वाले केस में क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग आपकी पार्टनरशिप बिजनेस होगी एमंग द पार्टनर्स, उसको यहाँ पे डिसोल्यूट किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा एंड आपको नई पार्टनरशिप को फ्रेम आउट करना पड़ेगा. Now coming down to merits of your partnership business, सबसे पहला है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, विच मीन्स दैट कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसको स्टार्टअप करना या उसको शट डाउन करना कितना ज़्यादा फीजिबल है, स्पीडी है या लीगल फॉर्मेलिटीज़ कैसी कैसी हैं, उसके बारे में ये पॉइंट है. सो यहाँ पे लिखा है इट कैन बी ईजिली फॉर्म्ड ओनली एन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड, विच मीन्स दैट अभी मैंने आपको बताया था फीचर्स में भी कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी है टू स्टार्ट और टू establish as a form of your business, बिकॉज इसमें क्या है कि आप एक फॉर्मल काइंड ऑफ अग्रीमेंट के थ्रू भी अपने पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो. डेफिनेटली यू हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन ऑल ऑफ द पार्टनर्स हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन पार्टनरशिप बिजनेस. एंड अगर हम बात करते हैं कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंगली जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस है वो भी कंपल्सिव नहीं सजेस्ट करी गई. इट इज़ सजेस्टिव इन नेचर कि अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप नहीं करोगे, दैट वुड बी एंटायरली योर चॉइस. बट डेफिनेटली ये चीज़ याद करके रखने वाली बात है कि अगर हम कोई भी बिज़नेस को, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो, उसको हम रजिस्टर करवाते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लीगल एडवाइस या लीगल जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड होगी. एंड वेराज कोई ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस जिसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है तो उसको वो काइंड ऑफ असिस्टेंस नहीं मिलेगी. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द क्लोजर परस्पेक्टिव, तो क्लोजर का मतलब क्या है कि अगर बिज़नेस को शट डाउन करना पड़ता है या करना पड़ेगा अगर आगे जाके इफ़ इन केस, तो कैसा रहेगा उसका क्लोजर का परस्पेक्टिव. सो डेफिनेटली क्लोजर ऑफ द फर्म इज़ ऑल्सो एन ईजी the way the formation is. So business can be closed with mutual agreement between all the partners. अगर जितने भी पार्टनर्स अगर वो म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं और कंसेंट पे अराइज हो जाते हैं कि उनको अब बिज़नेस को कंटिन्यू फर्दर नहीं करना है, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे शट डाउन कर सकते हो अपना बिजनेस बहुत ईजिली. नेक्स्ट इज़ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज. सो यहाँ पे मेंशन है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं मनी फैक्टर के बारे में. सो एज़ कम्पेयर टू योर सोल प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ बिजनेस, डेफिनेटली जो पैसे की एक्यूमुलेशन होती है ऑफ कोर्स वो हायर होगी, ज़्यादा होगी. द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स. जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 2 हैं. सो ये भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि वहाँ पे एक होता है. सो यहाँ पे 2 लोग हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस में तो पैसों की जो एक्यूमुलेशन होगी वो भी ज़्यादा होगा. एंड अगर हम लोग एज पर द न्यू नॉर्म बात करें, सो कंपनीज एक्ट 2013 ने स्पेल आउट किया है दैट 100 कुड बी द मैक्सिमम नंबर जो कि पार्टनर्स हो सकते हैं इन द पार्टनरशिप बिजनेस. सो अगर 2 की बात करें या 100 की बात करें तो डेफिनेटली ये
जो रेंज आपको ऑफर करी गई है उसमें आप बहुत सारे पैसे को एक्यूमुलेट कर सकते हो इफ़ वी कंपेयर दिस विद योर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज योर बैलेंस डिसीजन। सो बैलेंस डिसीजन क्यों बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो सारे पार्टनर्स के हाथ में है। सो आप किसी यू डोंट हैव द राइट कि आप सबके बिहाफ पे हमेशा डिसीजन लोगे और यू आर द ओनली वन इज गोइंग टू टेक द डिसीजन। बट यहाँ पे क्या किया गया है, कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट only in the few hands of the people, it is scattered, it is distributed. So यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं उनको कंसल्ट करने के बाद एक फाइनल डिसीजन को लिया जाता है। नेक्स्ट इज योर शेयरिंग ऑफ रिस्क फैक्टर। सो आपने समझा था कि जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को रिलेट किया था, सो वहाँ पे ये देखा गया था कि जो एक इंडिविजुअल होता है जो कि बिज़नेस को मैनेज करता है, टैकल करता है, वो अपने आप ही सारा प्रॉफिट को रिसीव करता है एंड जो भी लॉसेस होते हैं उसके बिज़नेस में तो उसको वो खुद ही रिलेट करता है या उसको खुद ही पे ऑफ करता है। बट अगर हम शेयरिंग ऑफ रिस्क की बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, तो यहाँ पर गिवन है दैट risk gets distributed among partners which reduces anxiety, burden, stress on individual partner. तो जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेफिनेटली, तो जो भी प्रॉफिट उस बिजनेस से आएगा या जो भी लॉस इनकर होगा वो भी डिवाइड होगा इनटू द रेशियो और इनटू द परसेंटेज जो कि पहले से ही अग्रीमेंट में मेंशन होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो इंडिविजुअल बर्डन होगा एक इंसान के ऊपर वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा एंड सिस्टमैटिक हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर सीक्रेसी, विच मीन्स दैट कि जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है अबाउट योर बिजनेस अफेयर्स, अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट रहती है। आपको किसी के साथ शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही गवर्नमेंट के साइड से ऐसा कोई प्रोविज़न है या नॉर्म है जो कि ये स्पेल आउट करे कि आपका जो बुक ऑफ अकाउंट्स है, जो आपकी बैलेंस शीट है, वो आप अपने जनरल पब्लिक को पब्लिश करके दिखाओगे या बताओगे किस तरीके से आप ऑपरेट कर रहे हो। सो अगेन ऑफ कोर्स आप यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो। सो फर्स्ट लिमिटेशन या ड्रॉबैक जो आपके पार्टनरशिप बिजनेस का है दैट इज़ योर लिमिटेड रिसोर्सेज। सो लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो रिसोर्सेज आप एक्यूमुलेट करोगे बाय मीन ऑफ योर पार्टनरशिप बिजनेस वो कन्फाइंड होंगे टू एन एक्सटेंट। द रीज़न इज़ कि जो रिस्ट्रिक्शन गिवन है ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स वो लिमिट कर देती है कि कितना फंड्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर अभी हमने इसको कंपेयर किया था सोल ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ, तो डेफिनेटली ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्वमेंट इन योर सोल ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे पैसों की एक्यूमुलेशन एज़ कम्पेयर टू सोल ट्रेडिशनल ऑफ कोर्स हमेशा ज़्यादा होगी। बट जब हम आगे ट्यूटोरियल में और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को पढ़ेंगे या समझेंगे, रिलेट करेंगे, तब डेफिनेटली आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स या लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फाइनेंस सेक्टर की, वो कम हो सकती है एज़ कम्पेयर टू द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज़ योर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। डेफिनेटली लाइबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन टू पे। अगर लाइबिलिटी फिक्स्ड होती है, नोन होती है, अगर मुझे पता हो कि मुझे किसको कितने पैसे या किस एक्सटेंट तक पैसे देने हैं, तो डेफिनेटली मेरा माइंड क्लियर होगा कि मुझे कितना लाइबिलिटी को बेयर करना है। बट ये लिमिटेशन है आपकी, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो दो तरीके की होती है। एक है आपकी लिमिटेड, दूसरी आपकी अनलिमिटेड। जैसे मैंने बताया कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी है उसमें पहले से यू आर मच अवेयर अबाउट द फैक्ट व्हाट कुड बी द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट दैट कुड बी डिमांडेड बाय यू टू पे ऑफ द डेब्ट फैक्टर। बट जब हम लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं तो अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, यू कुड बी डिमांडेड टू एनी ऑफ द एक्सटेंट सो एज टू पे ऑफ द डेब्ट ऑफ द फर्म। सो यहाँ पे क्या मेंशन है, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एज अ लाइबल इंडिविजुअली एज वेल एज जॉइंटली, विच मीन्स अगर 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स में से जो आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रपोर्शन है, जो रेशियो या परसेंटेज है, वो पहले से ही म्यूचुअली डिसाइड कर लिया है और वो अग्रीमेंट पे मेंशन है। सो एज पर दैट आपको इंडिविजुअली तो ऑफकोर्स पे ऑफ करना ही अपना डेब्ट, बट व्हाट इफ कि अगर आपके रिमेनिंग 2 पार्टनर्स जो हैं वो वाइबल नहीं हैं अभी करंट टाइम में पैसे देने के लिए, सो ऑफकोर्स वो बर्डन जो होगा वो जॉइंट फॉर्म पे बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स के ऊपर भी पड़ेगा।
सो लैक ऑफ कंटिन्यूटी को हमने फीचर्स में कवर किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी फैक्टर विच मीन्स दैट बिजनेस कब तक लॉन्ग करेगा, सस्टेन करेगा, वो एक प्रॉब्लमेटिक इशू होता है। बिकॉज जितने भी पार्टनर्स यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करते हैं, अगर उसमें से किसी की डेथ हो जाती है या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है, सीरियस इंजरीज हो जाती हैं या कोई एनी डिसेबिलिटी हो जाती है, सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिनेटली वो जो पार्टनर है वो आपके साथ रिलेट नहीं कर पाएगा, ऑपरेट नहीं कर पाएगा। सो जो वो अग्रीमेंट था बिटवीन द पार्टनर्स वो यहाँ पे ब्रीच होगा, टूट जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आपको उस पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को या पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना पड़ेगा और एक नया काइंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस विद न्यू काइंड ऑफ अग्रीमेंट विद द पार्टनर्स, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो चाहे वो नए पार्टनर्स एडअप करना हो, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सो टू कंक्लूड, though partnership is one of the option for small and medium sized business enterprises as it provides more funds and possibility of sharing responsibilities as compared to your sole proprietorship, yet it is not really popular option due to limited resources, high possibility of conflicts and limited expansion and growth prospects. अब हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग जनरल या एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जनरल पार्टनर के नाम से भी पॉपुलर होता है। सो एन एक्टिव पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, एट द सेम टाइम वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगा, प्रॉफिट को शेयर करेगा, लॉसेस को बेयर करेगा, जो कि बिजनेस रिस्क की वजह से आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम एक जो एक्टिव पार्टनर होगा, द पर्सन हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, विच मीन्स उसको इंडिविजुअली तो पैसे देने ही होंगे अपने प्रोपोर्शन का या अपने पोर्शन का। एट द सेम टाइम वो यहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी के लिए भी एप्लीकेबल होता है। इसके साथ साथ एन एक्टिव पार्टनर कैरीज बिजनेस एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स एंड इज बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल, विच मीन्स कि एक जो एक्टिव पार्टनर होगा वो यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो जो पार्टनर्स प्रेजेंटेड नहीं है उनके बिहाफ पे भी काम करेगा। एंड जो इफ़ इन केस किसी टाइम वो नहीं होगा तो जो बाकी के जो पार्टनर्स होंगे जो डिसीजन लेंगे ऑफ कोर्स उसको भी मानना पड़ेगा। नेक्स्ट इज जो स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। सो स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो डेफिनेटली कैपिटल को तो कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट भी शेयर करेगा, लॉस भी बेयर करेगा, बिजनेस रिस्क को भी एक्सपीरियंस करेगा, एंड एट द सेम टाइम उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो भी अनलिमिटेड होगी। बट जो स्लीपिंग पार्टनर है वो यहाँ पे जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज़ होंगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे स्लीपिंग पार्टनर। और यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन योर स्लीपिंग पार्टनर एंड योर एक्टिव पार्टनर। इसके साथ साथ अ स्लीपिंग पार्टनर मे नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग बट इज बाउंड बाय एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, विच मीन्स कि आप एज अ स्लीपिंग पार्टनर अगर किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में रिलेट करते हो तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है उसमें तो डेफिनेटली आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हो, तो बाकी जो पार्टनर्स होंगे वो जो भी चीज़ें डिसाइड करेंगे आपको उसको ईजिली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Next is your secret partner. So a secret partner is associated with the business but outsiders have no knowledge about his status in the business. जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है सीक्रेट पार्टनर, तो इसका स्ट्रेट अवे मतलब क्या है कि इस पार्टनर का जो एसोसिएशन होता है विद द पार्टनरशिप बिजनेस, उसकी इंफॉर्मेशन उसके नॉलेज किसी भी आउटसाइडर को नहीं प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जो सीक्रेट पार्टनर है वो कॉन्ट्रीब्यूट भी करता है कैपिटल आपका जो रिक्वायर्ड होता है बिजनेस में एंटर करने के लिए, एट द सेम टाइम वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी मैनेज करेगा, उस पर डिसीजन मेकिंग भी करेगा, प्रॉफिट को भी रिसीव करेगा, लॉसेस को भी यहाँ पे बेयर करेगा। एट द सेम टाइम जो आपका पार्टनर होगा इन द फॉर्म ऑफ ए सीक्रेट पार्टनर वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी को पोजेस करेगा। नेक्स्ट इज योर नॉमिनल पार्टनर। सो अ नॉमिनल पार्टनर इज एक्चुअली नॉट अ पार्टनर बट ही अलाउज द फर्म टू प्रोजेक्ट हिम और हर एज अ बिजनेस पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि जो नॉमिनल पार्टनर होता है वो एक्चुअली में कोई पार्टनर तो नहीं होता है, बट वो यहाँ पे अलाउ करता है, अपना नाम यूज़ करने देता है किसी भी फर्म को, किसी भी प्रोजेक्ट को, सो एज टू रिलेट विद हिज स्टेटस। एट द सेम टाइम जो आपका नॉमिनल पार्टनर है ना तो वो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही वो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉसेस को रिलेट करता है। जो नॉमिनल पार्टनर है वो यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होगी उसको मैनेज भी नहीं करेगा, बट एट द सेम टाइम एज उसने अपने आप को प्रोजेक्ट करवाया है या रिलेट करवाया है कि वो इस पार्टनरशिप बिजनेस के साथ रिलेट करता है या एसोसिएटेड है,
तो इस वजह से अगर इन द आइज ऑफ द थर्ड पार्टी कोई भी इश्यूज होते हैं या डेप्ट एराइज होता है, सो नॉर्मल पार्टनर को यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. Next is your partner by estoppel. So a partner by estoppel is an individual who is not a partner but through his or her behavior, conduct, वो बाहर के जो लोग होते हैं उनको ऐसा बिलीव करवाता है कि ही और शी इज़ अ पार्टनर इन द बिजनेस, ऑल्दो वो पार्टनर नहीं होता बट उसका कोड ऑफ कंडक्ट, उसका बिहेवियर ऐसा शो करता है वो दैट कि वो पार्टनर है किसी पार्टनरशिप बिजनेस का. अ पार्टनर बाय estoppel हैज़ ऑफ कोर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसके वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, बट ना ही वो कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, ना ही शेयर करेगा प्रॉफिट, ना ही लॉसेस को एक्सपीरियंस करेगा, एंड वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट फॉर श्योर नहीं करता है. Next is your partner by holding out. So a partner by holding out is an individual who is actually again not a partner, but अपने behavior से, अपने conduct से again वो allow करता है to the other partners of the business to represent him as their partner. So जो partner by holding out है वो यहाँ पे liable होगा outside creditors की रीपेमेंट के लिए, कोई भी डेप्ट के लिए, बिकॉज उसने अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है टू एन एक्सटेंट दैट वो किसी ना किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ रिलेट करता है एज अ पार्टनर. सो जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होगा वो अपने आप को लाइबिलिटीज़ से बचा सकता है इफ़ इन केस वो इमिडिएटली इन्फॉर्म करता है या क्लैरिफाई कर देता है आउटसाइडर्स को कि वो जो पोजीशन वो डिस्प्ले कर रहा था या बता रहा था कि वो इस पार्टनरशिप बिजनेस के साथ रिलेट करता है एज अ पार्टनर, वो एक्चुअल में ऐसा पार्टनर नहीं है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइनर एज अ पार्टनर. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि माइनर एज अ पार्टनर कौन होता है. माइनर वो होता है जिसने 18 ईयर्स ऑफ एज अटेन नहीं करी होती है, तो वो माइनर कहलाता है. सो अ माइनर पार्टनर इज़ नॉट लीगली अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म. वैसे इसका कोई लीगल पोजीशन आज सच नहीं होता है, बट एक माइनर पार्टनर को यहाँ पे अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करना होता है तो डेफिनेटली जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं अगर उनका म्यूचुअली कंसेंट आता है दैट ऑफ कोर्स ये पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर कर सकता है तो ही वो एंटर करेगा, एल्स वो एंटर नहीं करेगा. इसके साथ जो आपका माइनर पार्टनर है वो यहाँ पे बेनिफिशियरी होता है, विच मीन्स दैट अगर कोई भी बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी आती है तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस करेगा, रिलेट करेगा, प्रॉफिट को एंजॉय करेगा, बट अगर कोई भी लॉसेस होते हैं तो वो लॉसेस को यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं करेगा. अगर हम उसकी लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो अगर किसी केस में लाइबिलिटी को डिमांड किया जा सकता है तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होगा कि जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वही मैक्सिमम जो है उसे डिमांड किया जा सकता है, ओवर एंड अबव उससे कुछ भी मांगा नहीं जाएगा. एंड अगर हम इस लाइन की बात करें, ही विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, विच मीन्स यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनके जो डिसीजंस हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप कितने तरीके की हो सकती है. सो एक पार्टनरशिप बिजनेस जो होगा इट कुड बी क्लासिफाइड इनटू ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ योर ड्यूरेशन एंड योर लाइबिलिटी. तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. सो ड्यूरेशन का मतलब जो होगा टाइम फैक्टर होगा कि कितने टाइम के लिए बेसिकली एक पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो रेगुलेट करेगा. तो यहाँ पे दो तरीके की क्लासिफिकेशन आप देखेंगे. पहला है पार्टनरशिप एट विल एंड द अदर वन इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं पार्टनरशिप एट विल के बारे में. सो पार्टनरशिप एट विल कंटिन्यूज एट द विल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मतलब कि जितने भी पार्टनर्स साथ में मिलकर काम कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, जब तक वो चाहेंगे कंटिन्यू करने के लिए ऑन द म्यूचुअल कंसेंट बेसिस, तब तक ये बिजनेस लास्ट करेगा. एंड जब यहाँ पे बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना होगा तो इसका स्ट्रेट अवे मतलब क्या है कि जो एक या दो जो पार्टनर्स हैं जो कि विड्रॉ करना चाहते हैं अपने पार्टनरशिप बिजनेस को, तो उसी मोमेंट ही जो पार्टनरशिप बिजनेस होगा वो वाइंड अप हो जाएगा. अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि 3 फ्रेंड्स हैं एंड जो 3 फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी टाइम से पार्टनर्स के फॉर्म पे काम कर रहे हैं, लेट इट बी फॉर 15 ईयर्स. सो अब जो उसमें से एक पार्टनर है उसने डिसाइड कर लिया है कि उसको अपना फर्दर जो आगे करियर देखना है दैट हैज़ टू बी इन सिंगापुर नाउ. तो बाकी के जो 2 रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो ऑफ कोर्स डिसाइड करेंगे कि इस पार्टनरशिप बिजनेस को वाइंड अप किया जाए एंड एक नई पार्टनरशिप अगर वो स्टार्टअप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं, बट वो भी उनके कंसेंट पे डिसाइडेड होगा. सो अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे में.
सो पर्टिकुलर पार्टनरशिप बेसिकली पार्टनरशिप बाय पर्पस भी कहलाता है। सो पार्टनरशिप जो इस तरीके की होती है वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्टेब्लिश करी जाती है। एंड जैसे ये टास्क या ये जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो एंड हो जाता है तो उसी मोमेंट ये जो पार्टनरशिप होगी वो वाइंड अप हो जाएगी, कॉल ऑफ हो जाएगी। लेट अस अज्यूम कि दो अलग अलग जो लॉयर्स हैं वो उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस को एंटर किया सो एज टू फाइट फॉर अ केस जॉइंटली। सो जैसे ही वो केस रिजॉल्व हो जाएगा सो वो जो आपका पार्टनरशिप होगा वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ ऑब्लिगेशन टू पे। जो भी आपका डेप्ट होता है उसको पे करने की का जो पैटर्न होता है उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। सो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आपका जनरल पार्टनरशिप। सो इन जनरल पार्टनरशिप जो लाइबिलिटी होगी पार्टनर्स की वो जॉइंट होगी और अनलिमिटेड होगी। जैसे कि अभी हमने पहले ट्यूटोरियल के पहले सेगमेंट में जितनी बार भी बात करी है हमने हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में बात करी है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, एज अ पार्टनर डेफिनेटली आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो आप पे करोगे बट आपसे मांगा जा सकता है कि अगर आपका जो अदर पार्टनर है या जो पार्टनर्स हैं इफ़ दे आर नॉट केपेबल इनफ राइट नाउ टू पे द डेप्ट ऑफ देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये जो बर्डन होगा वो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स पे भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। सो इसीलिए हम बोल रहे हैं अनलिमिटेड कि यहाँ पे इंडिविजुअल तो है ही और जॉइंट भी हो सकता है। एट द सेम टाइम ये जो पार्टनर है सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्टनर जनरल पार्टनरशिप, सो ईच पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बिजनेस मैनेजमेंट and act of every partner binds himself, the firm and every other partner as well. At the same time जो रजिस्ट्रेशन है जनरल पार्टनरशिप की वो अगेन ऑप्शनल है, आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहो तो नहीं करवा सकते हो। एंड बाकी सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो जो नॉर्मल काइंड ऑफ पार्टनरशिप के होंगे वही होंगे इनके भी। Next is your limited partnership. So in limited partnership the liability of at least one partner has to be unlimited। मतलब कि ये जो पार्टनरशिप बिजनेस होगा, ये जो पार्टनरशिप का टाइप होगा, यहाँ पे ये सजेस्ट किया जाता है कि आउट ऑफ मेनी ऑफ द पार्टनर्स बट इसमें से कोई एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड फॉर श्योर होनी ही चाहिए और बाकी जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द डेथ और बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर। एंड जो रजिस्ट्रेशन है आपके लिमिटेड पार्टनरशिप का इट इज़ कंपल्सरी। जैसे कि हमने देखा था जनरल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सिव नहीं तो ऑप्शनल था, सजेस्टिव था, बट लिमिटेड पार्टनरशिप के केस में ये कंपल्सिव हो जाता है। अब हम कवर करेंगे पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड क्या है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दोबारा से अग्रीमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्यूटोरियल की जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो बेसिकली ऑल्दो गवर्न करता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बट उसके अकॉर्डिंगली भी ये सजेस्ट किया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सिव नहीं है इस पार्टनरशिप बिजनेस का या एनी ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। तो आप क्या कर सकते हो टू गिव अ स्टार्ट टू योर पार्टनरशिप बिजनेस कि आप अग्रीमेंट को क्रिएट करोगे बिटवीन द पार्टनर्स जो कि रेडी हुए हैं आपके साथ पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए। सो जो आपका अग्रीमेंट होगा वो यहाँ पे उन कंडीशंस उस रूल्स रेगुलेशंस या प्रोविजन या क्लॉज को सजेस्ट करेगा जो कि आपके पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए स्मूथ कंडक्शन के लिए फैसिलिटेट करेगा। सो जब हम अग्रीमेंट की बात करते हैं तो अग्रीमेंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स या रोल प्ले करता है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। सो जो अग्रीमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो रिटन हो सकता है, एक तो ओरल हो सकता है। तो ओरल का मतलब क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन हुई बिटवीन ऑल ऑफ द पार्टनर्स एंड म्यूचुअली उन्होंने कंसेंट सेट कर लिया और उसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्टअप कर दिया। बट जो रिटन अग्रीमेंट है वो दूसरा फॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हो कि ऑन पेपर यू शुड बी रिकॉर्डिंग एवरी ऑफ द आस्पेक्ट, म्यूचुअली सब ने अग्री कर लिया, सब पार्टनर साइन कर देंगे एंड वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म पे या वैलिडेशन के फॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हो टू गिव अ स्टार्ट टू योर पार्टनरशिप बिजनेस। तो हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि जो आपका रिटन अग्रीमेंट है वो ज़्यादा बेनिफिट आपको ऑफर कर सकता है बिकॉज वो एविडेंस के फॉर्म पे प्रूफ के फॉर्म पे आप स्टोर कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो कि आपके जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो किस किस नॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। So जो the written agreement on a stamp paper which specifies the terms and condition of partnership is called partnership deed। तो अगर क्वेश्चन है यहाँ आपकी पार्टनरशिप डीड क्या है तो पार्टनरशिप डीड का मतलब यही है जो भी आपने रिटन अग्रीमेंट किया है बिटवीन द नंबर ऑफ द पार्टनर्स जो कि आपके साथ रिलेट करना चाहते हैं, जिस टर्म्स एंड कंडीशन जिस नॉर्म्स या प्रोविजन के अकॉर्डिंगली आपकी पार्टनरशिप डिपेंडेंट या टिकी हुई होगी उसी को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। सो जो पार्टनरशिप डीड है एज अ डॉक्यूमेंट वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं बिटवीन नंबर ऑफ पार्टनर्स तो उसको भी रिमूव करने का काम करता है। अब हम कवर करते हैं कि कौन कौन से ऐसे नॉर्म्स हैं या एस्पेक्ट्स।
तो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे द कंटेंट ऑफ योर पार्टनरशिप डीड। पहला है नेम ऑफ द फर्म, जिस भी नाम से आपकी फ़र्म रजिस्टर होगी या आप जानी जाएगी या पहचानी जाएगी उसका नाम यहाँ पे मेंशन होगा, बिकॉज एवरी पार्टनरशिप बिजनेस हैज़ देयर ओन नेम फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज़। कहाँ पे आपका बिजनेस लोकेटेड होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है इन दिस क्लॉज या इन दिस मैनर। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कब तक आप बिजनेस को चलाने के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो आपकी लाइबिलिटी का फैक्टर हो चाहे ड्यूरेशन का हो। इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, कौन कौन सा पार्टनर क्या क्या इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। प्रॉफिट शेयरिंग और द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, क्या आपका पीएल शेयरिंग रेशियो होगा, प्रॉफिट आएगा तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, रेशियो है तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको आपको यहाँ पे स्पेल आउट करना होगा। नेक्स्ट इज योर आपका टर्म्स रिलेटिंग टू सैलरीज, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स। सो अगर कोई पार्टनर आपने सैलरीड बेसिस पे रखा है तो उसकी क्या सैलरी होगी आपको वो बतानी होगी यहाँ पे। अगर कोई आपका पार्टनर यहाँ पे या कोई भी पार्टनर अगर पर्सनली कोई ड्राइंग्स करता है बिजनेस के फंडिंग में से, तो वो क्या किस किस कंडीशन पे हो सकता है। जब इंटरेस्ट की बात होगी कि कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो चीज़ यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। एंड अगर आपने ड्राइंग करवाई है, मतलब कि अगर आपने पैसे निकाले हैं फ्रॉम द फंड ऑफ योर बिजनेस या किसी भी पार्टनर ने, तो कितना इंटरेस्ट रिसीव किया जाएगा उस चीज़ों के बारे में आपको फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन देनी होगी। एट द सेम टाइम क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी पार्टनर्स के, वो बताने होंगे आपको। एंड अगर कोई भी पार्टनर नया आप ऐड ऑन करते हो तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। अगर जो आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में जो आपके पार्टनर्स हैं उसमें से कोई रिटायर होता है तो उसके बारे में बताओगे। एंड एट द सेम टाइम जो प्रिपरेशन आप करोगे बुक ऑफ अकाउंट्स की, कि इस तरीके से आपको अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, क्या क्या आप प्रिपेयर करोगे, चाहे वो आपका बैलेंस शीट हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, या बाकी रिमेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, या फाइनेंशियल आपकी अकाउंटिंग हो, किस तरीके से होगी, कैसी होगी, वो आपको यहाँ पे बताना है। कौन उसको ऑडिट करेगा, ऑडिटिंग की क्या नॉर्म्स होंगे, ऑडिट का मतलब कि उसको स्क्रूटनाइज करेगा, चेक करेगा ताकि कोई एरर ना हो, तो उस चीज़ का जो नॉर्म है वो भी आपको यहाँ पे स्पेल आउट करना होगा। इफ़ इन केस कोई भी डिस्प्यूट अगर हो जाता है बिटवीन द पार्टनर्स, तो किस तरीके से आप उस डिस्प्यूट को या लड़ाई झगड़ों को रिजॉल्व करोगे वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब हम कवर करेंगे द लास्ट सेगमेंट ऑफ योर सेकंड फॉर्म ऑफ योर बिजनेस, दैट इज योर पार्टनरशिप, जहाँ पे हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। सो एज ए टोल्ड यू कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो यहाँ पे गवर्न करता है आपके पार्टनरशिप बिजनेस को। सो यहाँ जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसको यहाँ पे एक ऑप्शनल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो डेफिनेटली आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आपको नहीं करवानी तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस एंड योर कॉल और योर डिसीजन। सो बट जो रजिस्ट्रेशन अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म करवाती है तो डेफिनेटली वो एक कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है कि ये जो बिज़नेस है वो एग्जिस्ट करता है। बट अगर आपको फिर भी ये लगता है दैट कि जो भी नॉर्म्स है, जो भी कंडीशंस है, जो भी डिस्प्यूट होंगे, अगर आप वो खुद अपने दम पे रिजॉल्व कर सकते हो तो दिस इज़ समथिंग जहाँ पे आपको अपनी पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन अगर होती नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है या बेसिकली क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस जो कि रजिस्टर्ड नहीं है तो उस वाले केस में क्या होगा, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म ऑफ अदर पार्टनर्स। तो मतलब कि यहाँ पे अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप एक कोई भी केस या कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते हो किसी भी फर्म के अगेंस्ट या पार्टनर के अगेंस्ट, मतलब उस फर्म के अगेंस्ट या पार्टनर के अगेंस्ट आप कोई भी केस या कंप्लेन फाइल नहीं करोगे। एट द सेम टाइम जो फर्म होगी जो अनरजिस्टर्ड होगी वो फाइल नहीं कर सकती है केस किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। एंड जो फर्म है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो केस फाइल नहीं कर सकती है अगेंस्ट एनी वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द सेम फर्म। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि आपको सफ़र करने पड़ सकते हैं अगर आपका जो फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है। बट अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली यही चीज़ जो होगी वो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी साबित होगी या फ़ायदा होगा अगर आप रजिस्टर अपने आप को करवाते हो तो। अगर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है वो काफ़ी सिंपल रखा गया है पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करवाने के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिक्वायर्स पार्टनर्स टू फाइल द application duly signed by all the partners with the registrar of firm along with the required fee। तो सिंपली इसको अगर हम कंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसको अगर अपने आप को रजिस्टर करवाना है तो जितने भी पार्टनर्स होंगे ऑफ कोर्स वो क्या करेंगे, दे नीड टू फाइल द एप्लीकेशन एंड वो सारे पार्टनर्स का उसमें साइन होगा एंड ये जो एप्लीकेशन होगी वो सबमिट होगी टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। और जिस भी जगह पे ऑपरेट करना चाहोगे आप
एज अ पार्टनरशिप फर्म, तो उसी प्लेस पे, उसी लोकेशन पे आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाना है और ये एप्लीकेशन को सबमिट करना है. ऑफ कोर्स यू हैव टू सबमिट द फी फैक्टर ऑल्सो. और जो आपकी एप्लीकेशन है वो क्लियरली सजेस्ट करती हुई होनी चाहिए कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका लोकेशन ऑफ द फर्म क्या होगा, आपके पार्टनर्स कौन कौन हैं, उनका एड्रेस क्या है, कब वो ज्वाइन करेंगे आपके साथ, आपका जो बिज़नेस का जो ड्यूरेशन है वो कितना लॉन्ग करेगा या किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिका हुआ है. जैसे ही रजिस्ट्रार को ये एप्लीकेशन मिलती है एंड वो ये सारे पॉइंट्स को चेकआउट करता है, स्क्रूटनाइज करता है, और अगर सब कुछ वैलिडेट होता है तो ऑफ कोर्स वो एंट्री करेगा अपने रजिस्टर ऑफ फर्म्स में, एंड आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, एंड ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट अप योर बिजनेस आफ्टर दैट. सो आई होप दैट कि आज के ट्यूटोरियल में जो मैंने आपको सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ाया, दैट इज़ जो पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाया, आपने उसके साथ रिलेट किया होगा. सो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो वेरी मच.